हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं और बीए में हैं आप लोग। तो वो बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में हैं उन्होंने एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी किसी भी रूप में इतिहास पेपर को लिया है ना, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे कि वैदिक आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, उनसे संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है कि आर्यों के निवास स्थान को लेकर, उसको देख लेंगे। और फिर ऋग्वेद का थोड़ा बहुत इंट्रो आपको दे देंगे और अंत में इसमें आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि आपको ये चीज पता चले आज के क्लास से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो से हम लोग ऋग्वेदिक काल को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आज इंट्रो पार्ट है ये वैदिक काल का, अगर इसको देखिएगा तभी आप वैदिक काल को समझ पाइएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा निश्चिंत होकर जो अप्रोच है आपका समझने का, पढ़ने का, उसी अप्रोच को लेकर चलिएगा, ठीक है। जो कि हड़प्पा सभ्यता को जो पढ़ाए थे वही अप्रोच यहाँ भी रखेंगे और अलग अलग दोनों को आपको बांट के बता देंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं चीजों को बिना विलंब किए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्त यार मित्र में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वह भी हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये समझिए, वैदिक सभ्यता का जो विकास होता है ना बच्चों, वो कब होता है। तो पहले हम आपको पढ़ाए थे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हम आपको ये बताए थे। और उसी के बाद तुरंत जानते हैं बच्चों, मेगालिथिक पीरियड शुरू होता है भारत में। मेगालिथिक पीरियड वो पीरियड होता है, थोड़ा सा देखिए, आपको पीछे की चीजें बताएंगे हम आपको, ठीक है। आपके सिलेबस में भले बहुत चीजों को छोड़ा गया है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि उसका भी नॉलेज आपको थोड़ा दे दें हम यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा कान एकदम खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मेगालिथिक पीरियड का मतलब होता है ना, मेगा और लिथिक, ये दो वर्ड से बना होता है। तो मेगालिथिक पीरियड का मतलब होता है कि वो बड़े बड़े पत्थर का यूज करके वो लोग समाधि बनाते थे, यानी कब्र बनाते थे, ठीक है। इसीलिए इसको मेगालिथिक पीरियड बोला जाता था। और ये पीरियड जो मेगालिथिक पीरियड है ना, ये हड़प्पा और देखिएगा वैदिक पीरियड के बीच का पीरियड है, यानी ट्रांजिशन फेज कहा जाता है उसको, ठीक है। उसी बीच में आप देखिए मेगालिथिक पीरियड है, और उसी टाइम में आप देखिए ताम्र पाषाण काल, जिसको कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड, वह भी चलता है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में था, लेकिन उसको इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक, चूंकि हम जानते हैं कि हार्ड टॉपिक जैसे उठाएंगे आप भाग जाइएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत आपको पहले जानकारी दे दें, तब उस टॉपिक को हम लोग एक मैराथन में खत्म कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम जान रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पहले चीजों का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को पढ़ पाइएगा, क्योंकि वहां पे रटने वाला चीज ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हम भी चाहते हैं कि आपको उस लेवल तक पहुंचा दें ना, जहां से आप चीजों को थोड़ा बहुत समझ पाइए। इसीलिए उन चीजों को पहले हम लोग, जो आसान चीज है उसको पहले दे के, और उसके बाद जो भारी चीज है ना, उसको जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको बता देंगे आसान चीज में कहाँ कहाँ चीज को हम बताए थे, वहीं से वो सब लिंक हो जाएगा। यानी हड़प्पा और वैदिक पीरियड से सब चीज लिंक है वो सब, ठीक है। इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं अभी। जैसे कि ताम्रपाषाण काल, जो कि आपके सिलेबस में था। तो सोच लीजिए, ताम्रपाषाण काल में जो होता है, तांबे के बर्तन का यूज होता है, तांबे के औजार का यूज होगा, और पाषाण औजार यानी पत्थर के औजार का भी यूज होता है, वो सब इसके बीच में आता है, ठीक है। अब आ जाइए वैदिक काल पे आ जाइए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जब हो जाता है ना, उसके बाद एक बड़ा सभ्यता भारत में जो उभरता है, उसको वैदिक काल कहते हैं, या वैदिक संस्कृति बोलते हैं, या वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जैसे कि आप जानते हैं जो भी सभ्यता पढ़ा रहे हैं उसमें दो तीन नाम रहता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल इसी का पार्ट है, ठीक है। तो उसको भी समझाएंगे, धीरे धीरे पेशेंस रख के चलते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप हमसे जुड़ पाइएगा और चीजों को याद कर पाइएगा, ठीक है। तो समझिए पहले। अब आ जाइए, पहले समझाते हैं आपको जो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है इस काल को लेकर। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि वैदिक काल के बारे में बताइए, तो आपको इंट्रोडक्शन इसी तरह लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई, ठीक है। ये देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नींव, ठीक है, नींव रखी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, वस्तुतः आर्य एक भाषिक शब्द है। अब आपसे सवाल बनेगा कि जो आर्य लोग थे, उन्होंने वैदिक काल का यानी वैदिक सभ्यता का निर्माण किया भारत में, या उसका नींव रखा, तो ये आर्य है क्या, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको बहुत चीज पढ़ा देंगे टीचर, लेकिन वर्ड का मतलब जब तक नहीं समझाएंगे, तो आप उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े एग्जाम में जब बैठिएगा ना, तो छोटी चीजों को जब आप इग्नोर करके पहुंचिएगा, तो आपको पता चलेगा, तब उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। तो आर्य जो वर्ड है ना बच्चों, ये किसी जाति के लिए नहीं यूज होता था, ये एक भाषावासी लोगों के लिए यूज होता था। जैसे हम बिहार के लोग जितने हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं,
हिंदी बोलते हैं, जो कुछ मैथिली बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग अगर मैथिली बोलते हैं तो हम लोग के लिए कोई वर्ड यूज़ हो जाए मिथिलांचल, क्यों होता है मिथिलांचल यूज़? चूँकि ये मैथिली बोलने वाला बेल्ट है ना, वहाँ पे मैथिली भाषा बोला जाता है, इसीलिए उसको मिथिलांचल बोला जाता है, ठीक है? उसी तरह आप देखिएगा, हमारा इलाका जो भागलपुर जिधर से हम आते हैं, उधर के लोग जो है ना अंगिका बोलते हैं। उस एरिया के लोग अंगिका जब बोलते हैं तो वहाँ पे अंगिका यानी छे-छा वाला जो वर्ड होता है उसका ज़्यादा यूज़ होता है उधर, ठीक है? तो अब देखिए उस एरिया के लोगों को अंगिका भाषाभाषी बोला जाता है। ठीक वैसे ही आर्य जो वर्ड है ना, ये संस्कृत बोलने वाले लोगों का भाषा था, ठीक है? जो संस्कृत भाषा बोलते थे उसी को आर्य बोलते थे। यानी कि आर्य शब्द का मतलब ही होता है बच्चों, भाषिक शब्द है ये, ठीक है? यानी ये एक किसी भाषा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिथिलांचल एक भाषा को रिप्रेजेंट करता है कि मिथिला बोलने वाले लोग को मिथिलांचल वाला इलाका में जोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही आर्य का मतलब हो गया संस्कृत बोलने वाला लोग, ठीक है? उसके बाद अब देखिए जिससे भारतीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। यानी आर्य जो वर्ड है ना, इससे भारतीय मूल के एक भाषा समूह का पता चलता है जो कि संस्कृत बोलता था, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। आर्य शब्द का जो है ना अर्थ होता है, क्या जानते हैं? बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न और श्रेष्ठ पुरुष, समाज की कुलीन वर्ग और स्वामी। मतलब आर्य वर्ड का मतलब ये होता है, आर्य जो यूज होता है किसके लिए? जो कि संस्कृत भाषा को बोलते हैं उसके लिए, ठीक है? लेकिन आर्य जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न और श्रेष्ठ पुरुष। यानी कि बौद्धिक, जिनकी जो सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वो बहुत अच्छी है, वैसे व्यक्ति और उनका वो श्रेष्ठ पुरुष, ये कौन कहलाते हैं? आर्य लोग कहलाते हैं, ठीक है? समाज का कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब होता है कि वो पैसे वाला धनी वर्ग, ठीक है? और स्वामी, समाज का स्वामी, उसी को आर्य बोला जाता था। यानी आर्य वर्ड का मतलब आपको बता दिए। आर्य जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? एक भाषा जो यूज करते थे संस्कृत, जो लोग संस्कृत बोलते थे उनके लिए ये आर्य वर्ड का यूज होता था, ठीक है? इतना आप समझ गए, इसके कंसेप्ट को समझा दिए, ठीक है? आप बेसिक चीजें जब तक जानिएगा तभी आप मजे से पढ़ पाइएगा आगे, ठीक है? अब देखिए, अब ये जो वैदिक कार्य है ना, जैसे हड़प्पावासी जो थे भारत में, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, तो उसके बाद जो आर्य लोग थे ना, ये आर्य लोग भारत के नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये विद्वान बोलते हैं, ठीक है? कि ये जो आर्य लोग हैं ये बाहर से आए थे। कुछ विद्वान बोलेंगे कि आर्य लोग जो है भारत के ही थे, कुछ लोग बोलेंगे मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलेंगे यूरोप से आए थे। तो सबका अलग अलग विचार है कि आर्य लोग कहाँ के निवासी हैं, इसके बारे में बहुत मतभेद है। इसके ऊपर आज भी जानते हैं रिसर्च हो रहा है कि आर्य लोग आखिर इनका मुख्य सेंटर कहाँ था, कहाँ के ये लोग हैं जो भारत आए और उन्होंने यहाँ पे भारत में एक नई सत्ता को स्थापित किया और यहाँ पे राज किया, यानी कि एक शासन तंत्र को चलाया। ये अभी भी एक तरह से कहिए तो मतलब इसके ऊपर कोई क्लियर मतलब नहीं बता सकता कि कहाँ के हैं, ठीक है? इसके ऊपर आज भी दुविधा बना हुआ है, ठीक है? इस पे रिसर्च आज भी चल रहा है, ठीक है? खोजबीन हो रहा है, ठीक है? तो अब देखिए वैदिक आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ है, अब इसको समझिएगा। आर्य लोग कहाँ से आए थे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, ये बात ध्यान लीजिए। लेकिन आर्यों के निवास स्थान को लेकर विभिन्न मत दिए गए, यानी कि बहुत से विद्वान हुए, उन्होंने अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत किया है कि आर्य लोग फलाना जगह से आए थे, कोई बोलेगा तिब्बत से आए थे, कोई बोलेगा कि आर्य लोग जो है वो जर्मनी से आए थे, कोई बोलेगा आर्य लोग भारत के ही थे। तो ये जो कौन कौन बोलेगा, यानी ऐसा जो विचार रखने वाला व्यक्ति होगा उसका नाम याद रखना होगा और कौन क्या बोलता है ये भी याद रखना होगा। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको याद करवाने का, ठीक है? तो अब आ जाइए यूरोपीय प्रदेश। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आर्य लोग जो है ना यूरोप के देश से आए थे, यानी भारत के नहीं है, इनका मूल निवास यूरोप था और वहीं से ये लोग आ गए थे। ऐसे में कौन कौन वो व्यक्ति हैं उनका नाम जान लीजिए और कहां से वो बोले हैं कि कौन यूरोप के किस देश से आए हैं उसको भी जान लीजिए, ठीक है? तो देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग जो है यूरोप के विभिन्न देशों से आए थे, जिनमें से कुछ नाम निम्नलिखित है। ऐसे आपको बता दें बच्चों, इसमें 100 नाम है, लेकिन 100 नाम आपसे ना तो पूछेगा, यूजीसी नेट भी दीजिएगा ना तो उसमें 2-3 नाम यही सब रहता है, लेकिन 1-2 नाम कभी कभी बाहर का भी रहता है। ऐसा नहीं है कि यही रहेगा। जब आप उस लेवल का तैयारी कीजिएगा तो वहां पे नई नई नामों को जानना भी पड़ेगा, और भी बहुत नाम है, ठीक है? बट यहाँ पे आपको जितना जानना है उतना ही हम बताएंगे, चूंकि आप याद नहीं कर पाइएगा और फंस जाइएगा। तो देखिए हंगरी के डेम्ब्यूब जो एक जगह है डेम्ब्यूब, वहां से आर्य लोग आए थे। ये कथन किसका है जानते हैं? पी गाइल्स का है, ठीक है? पी गाइल्स एक विद्वान है, ये बोलते हैं ना कि ये जो आर्य लोग हैं ना ये हंगरी के क्षेत्र से आए थे, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सीधा आप याद रखिए हंगरी और पी गाइल्स बोला है इस बात को कि आर्य लोग हंगरी से आए थे, ठीक है? उसके बाद देखिए स्कैंडेनेविया जो है, स्कैंडेनेविया जो है जर्मनी में पड़ता है, ठीक है? ये पेंका और हर्ट और मार्च बोलते हैं कि ये जो आर्य लोग थे ये जर्मनी से आए थे, और जर्मनी के किस जगह से? स्कैंडेविया से, ठीक है? स्कैंडेनेविया से, ठीक है?
इसको याद रखिएगा, जर्मनी से, सीधा याद रखिए, पेंका, हर्ट और मार्च बोलते हैं कि आर्य लोग जर्मनी से आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम साइबेरिया से बोलते हैं मॉर्गन। मॉर्गन का मानना है कि ये लोग जो है ना पश्चिम साइबेरिया से आए थे। अब आपके दिमाग में चलेगा, गुरुजी एक बात बताइए, आप तो बोल रहे हैं यूरोप से आए थे, तो आखिर बताइए यूरोप जब भारत आएगा कोई यूरोप से व्यक्ति, तो उसका मैप पे हम कैसे लिखेंगे? यानी मैप भी आपको बनाना चाहिए ना एग्जाम में अच्छी। तो अब देख लीजिए मैप से भी आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज मैप से समझिएगा तो मजा और दुगुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना खाना खाते हैं तो उसमें मिठाई मिल जाए तो दुगुना मजा आ जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी मजा आपको दे देते हैं अलग से। तो ये देखिए यूरोपियन कंट्री है, ये पूरा इलाका यूरोप का है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, और ये आपका प्यारा हिंदुस्तान है। तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि ये लोग आए थे। यूरोप में ही आप देखिए साइबेरिया है, यहीं पे देखिएगा जर्मनी है, यहीं पे आपको अभी तुरंत बताए क्या, जर्मनी, साइबेरिया, ये सब जगह से, यहीं से ये लोग आर्य जो है बोला जाता है कि ये लोग आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें। तो आप आशा करते हैं कि आपने पहला स्टेटमेंट समझ लिया है कि यूरोप के क्षेत्र से ये लोग आए, ये यूरोप वाला इलाका है और ये भारत वाला इलाका है, तो यहीं से ये लोग उठ के आए। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे जैसे चीजें बताते चलेंगे ना, वैसे वैसे मैप का यूज भी करके बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत से बाहर विभिन्न एशियाई देशों से भी ये लोग आए थे। ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए ये भारत के नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप के ही हैं ये, मध्य एशिया के क्षेत्र से या एशिया के अन्य क्षेत्र से ये लोग आए होंगे। कौन? आर्य लोग। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग जो है ना विभिन्न एशियाई प्रदेशों से भारत आए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वान का नाम याद रखिए। यानी कि ये देखिए यूरोप से कौन कौन बोलते हैं, तो ये तीन नाम याद रखिएगा, जैसे मॉर्गन है, पेंका, हर्ट, मार्च, ये तीनों अलग अलग विद्वान हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और पी गाइल्स वाला याद रखिएगा, हंगरी बोलते हैं पी गाइल्स। उसके बाद देखिए जर्मनी से बोलते हैं पेंका, हर्ट, मार्च, और उसके बाद पश्चिम साइबेरिया से मॉर्गन बोलते हैं। उसके बाद देखिए कौन बोलता है कि एशिया से आया था, तो वह भी देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों, हाँ यहाँ पे आ जाइए। हाँ, तिब्बत से, यानी एशिया में ही तिब्बत, आप जानते हैं चीन वाला इलाका है तिब्बत, वहां से ये आर्य लोग आए थे। ये बोलते हैं कौन, जानते हैं? पारजीटर और दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का नाम आप सुने होंगे। दयानंद सरस्वती बोलते हैं ना कि आर्य लोग जो है ना ये तिब्बत वाले इलाके से भारत आए थे, ठीक है। दूसरा है, ये बात याद रखिएगा, ये रट लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा कोर आपका यही है, याद रखिएगा। 1859 ईस्वी में मैक्स मुलर जो है ना ये बोलते हैं ना कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे, ठीक है। इनका मानना है कि मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से आर्य लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ पे वैदिक सभ्यता को स्थापित किया, ठीक है। और ये जो लोग आए ना, इनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। और यही जो एक तरह से मैक्स मुलर है ना, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे जब आप फोर्थ सेमेस्टर, ये माफ कीजिएगा, आप 8th सेमेस्टर में जाइएगा, सबसे अंतिम सेमेस्टर में आपके सिलेबस में है हिस्टोग्राफी का कुछ चीज, वहां पे हम आपको बताएंगे कि यही मैक्स मुलर बोलता है, क्या जानते हैं, कि आर्य जो संस्कृत भाषा में मदर लिखते थे ना, जैसे हम लोग मदर इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो आर्य जो संस्कृत भाषा में मातृ लिखते थे ना, उसी से ये मदर बना है। यानी फादर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और ये पितृ बोलते थे संस्कृत में, उसी से फादर बना है। यानी ये बोलते हैं ना कि आर्य की जो संस्कृत भाषा है इसी से इंग्लिश भी निकला है, ठीक है। मैक्स मुलर का बहुत इस पे डिबेट है, जो कि आप पढ़िएगा बाद में, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया था। ये रट लीजिए कि कौन बोलता है कि आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे, तो मैक्स मुलर। मौ से मैक्स मुलर और मौ से मध्य एशिया, ऐसे ही याद रखना होगा। एम एम दोनों के नाम के आगे आता है, इसीलिए इसको रख लीजिए, ठीक है। एम से मैक्स मुलर, एम से मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक जो है, इनकी एक पुस्तक है जिसमें ये आर्यों के निवास स्थान को लेकर खाली लिखे हैं। यानी सोच लीजिए आर्यन सभ्यता नहीं, आर्य के निवास स्थान को लिखी गई इनकी पुस्तक है आर्किटिक होम इन द वेदाज। इसमें ये बोलते हैं कि आर्य लोग जो है ना उत्तरी ध्रुव, यानी आर्यों का मूल निवास स्थान था, यानी ये बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से ये लोग आए थे। इसके पीछे का रीजन ये देते हैं ना कि ऋग्वेद में आप देखिएगा 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात की चर्चा है, और ये बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी कि आप देखिए, आपको पृथ्वी पहले समझा दें यहाँ। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तर वाला इलाका है और ये दक्षिण वाला वाला इलाका है। तो उत्तर में आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में, ये जो इलाका उत्तर वाला है सबसे ऊपर में, इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो यही इसी के बारे में ये बोलते हैं, कौन जानते हैं? आपको अभी तुरंत बताए, कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से ये लोग आए थे आर्य लोग, यानी ये उत्तरी ध्रुव से, यहाँ से ये लोग हिंदुस्तान आए थे। ये इंडिया मान लीजिए, ये इलाका इंडिया का है, तो यहाँ पे ये लोग आए थे आर्य लोग।
इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये बोलते थे कि 6 महीने का दिन और 6 महीना का रात उत्तरी ध्रुव में होता है, और ये जो है ना, इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में भी की गई है। इसी आधार पर ये बात को बोले थे ये, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। मैक्स मुलर कहाँ का बोला था? मध्य एशिया से। और तिब्बत से कौन बोले थे? तो ये बोले थे दयानंद सरस्वती और पार्जिटर महोदय। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक बोला है आर्कटिक होम इन द वेदा, इनकी पुस्तक है, इसमें बोले उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए थे, ठीक है। अब आज ये अगले जो हैं मत इसके या सिद्धांत है उसको देख लीजिए। आर्यों का मूल निवास स्थान, कुछ लोग जो कुछ विद्वान हैं वो बोलते हैं भारत ही था, यानी आर्य कहीं और से नहीं आए थे, ये भारत के ही थे, भारत के ही संतान थे, भारत में ही रहे और भारत में ही एक नई सभ्यता का विकास किए जिसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन विद्वान है? तो उनको देख लीजिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? भारत था, जिनमें से प्रमुख है जैसे कि कुछ विद्वान बोलते हैं ना कश्मीर और हिमालय प्रदेश से ये लोग आए थे। तो इसमें एक नाम है एल.डी. कल्ला। एल.डी. कल्ला एक विद्वान है, ये बोलते हैं कि कश्मीर और हिमालय प्रदेश से आर्य लोग आए थे, ठीक है। इनका यही स्टेटमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। मध्य एशिया के बारे में बोलते हैं राजबली पांडे। राजबली पांडे का मानना है कि ये जो मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सप्त सेंधव प्रदेश से, यानी सप्त सेंधव प्रदेश हम अभी आपको बताएंगे क्या होता है नहीं होता है, तो ये आप खास करके याद रखिए। सप्त सेंधव प्रदेश से ये बोलते हैं श्री संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, ये बोलते हैं कि आर्यों का निवास स्थान जो है सप्त सेंधव प्रदेश था, ठीक है। इसको भी रख लीजिए। कुल मिलाकर देखिए इतने सिद्धांत दिए गए हैं आर्यों के आगमन को लेकर, यानी उनके मूल निवास स्थान को लेकर, ठीक है। ये तीनों सिद्धांत याद रखिएगा। दो तीन आपको राइटर याद रखना है। मध्य एशिया से कौन बोला है? तो मैक्स मुलर बोला है। तिब्बत से कौन बोला है? तो उसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बोले? आर्कटिक होम इन द वेदाज में ये बोले हैं कहाँ पे? तो उसको ध्यान में रखिएगा। और तिब्बत से बोले हैं कौन? दयानंद सरस्वती बोले हैं, ठीक है। तो इन सबों को याद रखना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है, आपको जीवन भर ये काम देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिखवाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ छोड़े इसलिए थे ना, जब भी हम आपको बताते ही हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको थोड़ा ज्यादा लाभ हो, ये हमारा प्रयास भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है इसको लेकर विभिन्न मत दिए गए हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक मान्य जो मत है वो ये है कि ये आर्य लोग जो है मध्य एशिया से भारत आए थे, यही मत माना जाता है और इसी मत को सबों ने स्वीकार किया है बाद में, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप अपनी ईमानदारी से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक काल को आखिर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसको दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला होगा ऋग वैदिक काल, दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोलेंगे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, और इसको जो है ना ऋग वैदिक काल को तो आप जानिए रहे हैं, ऋग वैदिक काल ही बोलते हैं, ठीक है। या ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों का टाइम पीरियड याद रखिए। ऋग वैदिक काल का समय कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय जो है वो ऋग वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो फिर से याद रखिए, ऋग वैदिक काल का समय पीरियड क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। दोनों याद रखेंगे आप। अब देखिए ऋग वैदिक काल में आपको 500 साल की कहानी पढ़नी है, उत्तर वैदिक काल में भी लगभग 500 साल की कहानी पढ़नी है, लगभग 400 साल की, ठीक है। तो अब दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ पढ़िएगा। एक साथ पढ़िएगा तो ये इतना लेंदी टॉपिक है, यानी कि आप समझ भी नहीं पाइएगा, इस ये मतलब हवे में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी आपको बता देते हैं, और उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ना है उसको भी बता देते हैं। दोनों में एक ही तरह का पढ़ना है, बट दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए ऋग वैदिक काल में पहले आपको राजनीतिक स्थिति हम पढ़ाएंगे, राजनीतिक स्थिति, ठीक है। और फिर देखिए ऋग्वैदिक काल में आपको आर्थिक स्थिति पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पढ़ाएंगे क्या? सामाजिक स्थिति पढ़ाएंगे, सामाजिक, ठीक है। और उसके बाद धार्मिक स्थिति, ठीक है। इतना आपको पढ़ाएंगे। अगला लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट बना लीजिए धार्मिक स्थिति। तो ऋग वैदिक काल में आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति, ठीक है। और उतना ही उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ना है, यानी कि आप खुद सोचिए इसमें 8 क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कि बोल देगा ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को लिखिए, हो सकता है बोल दे कि ऋग वैदिक काल के धार्मिक स्थिति को लिखिए, सामाजिक स्थिति को लिखिए, या फिर आपसे बोल दे कि राजनीतिक धार्मिक स्थिति दोनों को एक साथ लिखने बोल दे। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी 8 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे मेनली करनी होगी। और ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें दो दो क्लास हर एक, मतलब आप देख लीजिएगा, एक एक में आपको पढ़ाना पड़ेगा हमको। यानी अब इसमें हम जब भी पढ़ेंगे ना,
तो इसमें पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक या आर्थिक स्थिति को कर लेंगे, या नहीं तो आर्थिक सामाजिक स्थिति को कर लेंगे। ऐसे ही करके दो दो टॉपिक करके ये मतलब 3-4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करना होगा, और फिर इसका जो है ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। और इसमें फिर आपको बताएंगे वैदिक काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हुआ, वह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यह भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये मतलब बड़ा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल, ऐसा नहीं कि छोटा है, हड़प्पा सभ्यता से बड़ा है, ठीक है। यानी वैदिक काल पूरा जो है ना हड़प्पा सभ्यता से बड़ा होगा, इसमें ज्यादा वीडियो बनेगा और बड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, तब ये खत्म होगा। छोटा वीडियो में ये होने वाला नहीं है, ये इंट्रो पार्ट था इसीलिए इसको छोटा बनाया है, ठीक है। अब देखिए अगले टॉपिक को देख लीजिए। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, इसका इंट्रो पार्ट आज करा देते हैं, फिर सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति अलग अलग करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। इंट्रो देख लीजिए ऋग्वैदिक काल का, यहाँ पे इंट्रोडक्शन अब देख लीजिए। तो ऋग्वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, इसका समय पीरियड याद रखिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड याद रखते हुए चलिए। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए हमारे पास जो है ना मुख्यतः ऋग्वेद ही है, यानी एक वेद ही है जिसको आपको पढ़ना है ऋग्वैदिक काल में। यानी ऋग्वैदिक काल जो समय है 500 साल का ना, इस समय मात्र एक ऋग्वेद का रचना हुआ। फिर देखिएगा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस सब का रचना बाद में होता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में वो सब का रचना हुआ। यानी ऋग्वैदिक काल में एकमात्र वेद का रचना हुआ ऋग्वेद, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात, इसी काल को इसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यही ऋग्वेद से ना इस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में आप जानते हैं 10 मंडल हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा जो है संस्कृत, आपसे पूछेगा ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो संस्कृत है, और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिए कि ऋग्वेद की भाषा और लिपि दोनों याद रखना है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। इस ऋग्वेद में 11 बालिखिल्य हैं, इसको भी रट लीजिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लीजिए एक चीज और इसमें हम बता देते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति अब देख लीजिए, यानी ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उसको अब देखिए। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना, वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक के एरिया में फैले हुए थे, ठीक है। और देखिए इसके बाद देखिए सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां, जिसमें सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सब का नाम आपको बताएंगे, और इसका संस्कृत नाम बताएंगे, उसको याद रखना होगा। यही सब नदियों को ही, ये जो 5 नदी है पंजाब में बहता है, इसीलिए इसको पंजाब बोलते हैं, ठीक है। पांचों नदी के नाम आपको बता देंगे हम कि कौन कौन नदी है, वही 5 नदी। और फिर देखिए सिंधु और सरस्वती, इन्हीं 7 नदियों के किनारे ये जो सभ्यता है उभरी थी, कौन, ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको सप्त सिंधु क्षेत्र बुलाया जाता है, या सप्त सैंधव क्षेत्र, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें पंजाब, सिंधु और सिंध और अफगानिस्तान का प्रदेश सम्मिलित होता है। यानी आप अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक जो पीरियड है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो तो सब आप जान ही गए, लेकिन ऋग्वेद का जो लोकेशन है, यानी कि इस समय के जो लोग रह रहे थे वो कहाँ रह रहे थे, अब देखिए मैप आपको दिखाते हैं। अभी देखिए ये मैप देखिएगा तो इससे आप नहीं बना पाइएगा, आप कभी नहीं इसको ड्रॉ कर पाइएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन ये मैप अभी आपको जो दिखा रहे हैं इसी को आप बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ऋग्वैदिक जो आर्य थे ना, ये देखिए पंजाब वाला इलाका है, ठीक है। ये राजस्थान है, देखिए जम्मू कश्मीर ये है, यहाँ पे है पंजाब, ठीक है, पंजाब वाला इलाका है। तो यहीं पे ये लोग थे, पंजाब में थे। सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान में, ये देखिए पाकिस्तान का इलाका है, और ऊपर में देखिए अफगानिस्तान पड़ता है। तो यहाँ जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, यही जो इलाका है ना बच्चों, यही है ऋग्वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान। यानी भारत का देखिए कितना कम इलाके में ही ये लोग रह रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में ये लोग यहाँ तो रहबे करेंगे ये इलाके में, और यहीं से माइग्रेट करके इधर भी आ जाएंगे, यानी कि बिहार की तरफ आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, वो बाद में बताएंगे, लेकिन ऋग वैदिक काल में यही 3 जगह जो आपको ट्रायंगल बताए हैं, यहीं पे ये लोग रहते थे, ठीक है। इसको आप मैप में बना लीजिएगा बच्चों, इसको छोड़िएगा मत। देखिए हम अगर मैप बना के आपको पढ़ाते हैं तो इसका रीजन है कि हम चाहते हैं ना कि हम जितना मेहनत करें उससे ज्यादा आप भी मेहनत कीजिए, ताकि आपको भी ये चीज का एहसास होना कि हमको जो पढ़ा रहा है वो मेहनत करके आता है। ऐसा नहीं है कि सुत उठ के आया और पढ़ा के चल दिया, कुछ बक के चल दिया, वो नहीं काम होगा। हम बनाएंगे, मैप भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि कैसे बनाना है, ताकि आपको सिखाने आए हैं, हम आपको ज्ञाता नहीं बनाने आए हैं, ठीक है। आपको इतना ही नॉलेज देने का प्रयास हम करेंगे जिससे कि आप बेहतर नंबर लाइए ही लाइए। अपने जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो दूसरे को पढ़ा भी दीजिए, ठीक है। मेहनत करने का आदत रहेगा तो पढ़ा भी दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा इलाका जो है यही है ऋग्वैदिक काल का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मैप के थ्रू बना लीजिएगा। ये पाकिस्तान इलाका, ये है सिंध प्रांत पाकिस्तान का, ये हो गया अफगानिस्तान हो गया, और ये हो गया भारत का इलाका पंजाब, ठीक है। यही क्षेत्र है इसका। अभी इसको एक और चीज बता देते हैं यहाँ, देखिए इसी तरह की 7 नदियां हैं, ठीक है।
ये जो 7 नदियां हैं यहाँ पे इसी तरह की भारत में थी, और यही 7 नदी के किनारे ही ये सभ्यता उभरा था। यानी कि ऋग वैदिक काल के लोग यही 7 नदियों के किनारे रहते थे। ये जो लंबी नदी है, अब देखिए इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं आपको। ये जो नदी है, ये लंबी वाली, ये है सिंधु नदी। इसी का एक सहायक नदी है, जैसे कि आपको बता देते हैं, ये है सतलज, ये है व्यास, ये है रावी, चिनाब है, झेलम है, और ये सिंधु है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। सतलज है, रावी है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु है। ये 7 5 6 नदी हो गया, और यहाँ पे है सरस्वती नदी। यही 7 नदियों के किनारे ये सभ्यता उभरा था, और इसी के किनारे ये लोग रहते थे। ये नदियों का नाम याद करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि याद करने का ट्रिक क्या होगा, वह भी बता देंगे। ठीक है, इसलिए आप एकदम पैनिक नहीं होइए, आगे जैसे क्लास होगा वैसे आपको ट्रिक से बता देंगे, रटवा देंगे एकदम, वो हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही 7 नदियों के किनारे ये जो ऋग्वैदिक जो पीरियड है ये उभरा था, और ये एरिया हम आपको बता ही दिए थे। तो इसको इतना ही यहाँ पे लिखे हैं, सप्त सिंधव क्षेत्र में ये ऋग्वैदिक आर्य जो है सबसे पहली बार निवास किए, और यहीं पे ऋग्वेद की रचना हुई। आपसे पूछेगा ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, तो आप बोलिएगा सप्त सिंधव प्रदेश में, यानी सिंधु के 7 नदियों के किनारे। ठीक है, सिंधु की 7 नदियां जो है उन्हीं के किनारे, यानी सिंधु को लेकर, तो इन्हीं के किनारे जो है ना ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसको रटिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हम इंट्रो पार्ट खत्म करा दिए। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, आपको नहीं कराते जाएंगे ना, तो आपका क्वेश्चन भी तैयार नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आप लिखते चलिए, अपने नोट्स के बगल में ही ऑब्जेक्टिव भी लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप 4 ऑप्शन नहीं लीजिएगा, आप खाली आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन, ऐसे करके लिखते जाइएगा, ऑप्शन नहीं लिखिएगा। ठीक है, अपने नोट्स में। तो देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये है। सही उत्तर बताइएगा, ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अगर पूछता तो अथर्ववेद है। सबसे बीच का वेद जो है ये दोनों है, यजुर्वेद और सामवेद है। आपको याद रखना है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 11 बालिखिल्य हैं, और उसके बाद 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको सब चीज हम पढ़ाए भी थे पहले। उसके बाद देखिए अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलता है, उसको याद रखिएगा। सामवेद जो है गीत संगीत से संबंधित वेद है। साम का मतलब ही होता है गायन, यानी गाने से संबंधित है, सॉन्ग से संबंधित ये वेद है। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातों का चर्चा है। इतना याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म, आपको सुन लेना है खाली। ठीक है, दूसरा है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है, और टोटल 10 मंडल है। इसका सबसे छोटा मंडल कौन है, तो दूसरा मंडल है। यानी ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल बोले कौन है, तो दूसरा मंडल, और सबसे बड़ा जो है 10वां मंडल है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल को फैमिली बुक बोलते हैं, यानी वंश मंडल बोलते हैं, तो वो दूसरे से 7वें मंडल को, यानी लगातार 2 4 5 6 7 ये टोटल मंडल को फैमिली बुक या वंश मंडल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी रट के मारिएगा, एकदम छोड़ना नहीं है कुछ आपको। ठीक है, उसके बाद आइए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, इसको रट लीजिए। तिब्बत से कौन बोले थे, अभी तुरंत आपको बताए थे बाबू, वो याद रखे, पारजीटर और दयानंद सरस्वती बोलते हैं, तिब्बत से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा। और जर्मनी से आपको बताए थे पेंका हर्ट और मार्च, बोला था कि जर्मनी से ये लोग आए थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हर एक नाम याद रखिएगा, जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा समय के अनुसार, जब आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा तब। ठीक है, देखिए हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो होता है क्या है कि हम लोग, आप तो हमारे सामने नहीं है, कभी हो सकता है कि कुछ गलती से स्लिप होता ना, टंग स्लिप हुआ तो कुछ गलत, मतलब होता है कि कभी कभी बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है, तो उसको इग्नोर करके चलिए। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि शुद्ध ही और सारा चीज सही ही आपको बताया जाए। ठीक है, उसके बाद आइए, ऋग्वैदिक काल जो है ना का समय पीरियड क्या है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है। अभी तुरंत बताए थे कि ऋग्वैदिक काल बाबू, ये जो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको रट्टा मार के रखना है, छोड़िएगा मत, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो इसका मतलब सोच लीजिए कि क्या सोच के करा रहे होंगे। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो वो है तीसरा मंडल। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद में किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। ये सब पढ़ाया हुआ चीज है। अगर आप नए हैं तो आप चुपचाप कुछ नहीं कीजिए, पीछे के वीडियो को देखिएगा, सोर्स को पढ़िए, वहां पे हम सब पढ़ा, मतलब बता दिए थे। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा है, तो ये 10वां मंडल का है। और 10वां मंडल का किस सूक्त में बोलेगा, तब बोलिएगा पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त में इस बात की चर्चा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण होते थे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जब बताएंगे इसी में, तब आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाइए, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद के अध्ययन मतलब ऋग्वेदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? यही क्वेश्चन हम चाह रहे थे कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऋग्वेदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे प्रमुख स्रोत होता है ऋग्वेद, तो इसको रट लीजिए एकदम। और उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए कौन सा प्रमुख स्रोत होगा? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद को याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यही तीनों वेद लिखा गया और सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, ठीक है। तो उसको रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध की चर्चा किस वेद में है? तो दशराग्य युद्ध की चर्चा हम बताए थे 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का उसी में किया गया, यानी कि 7वें मंडल में है, ठीक है। तो वो किस में है? तो ऋग्वेद में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में अभी तुरंत पढ़े थे आप कि आर्यों का निवास स्थान को लेकर ये एक बुक भी लिखे थे, आर्कटिक होम इन द वेदा, ये इनकी बुक का नाम है। और उसमें ये बताए थे आर्कटिक ध्रुव के लोग थे ये लोग, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र के थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये लोग आर्कटिक क्षेत्र के थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसी को उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पहला लेक्चर लिया, उसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है वैदिक काल का। दूसरे लेक्चर में हम लोग वैदिक काल को और कंटिन्यू करके और उसमें बड़ा बड़ा चीजों के साथ थोड़ा सा वो डिटेल में रहेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं भी एलएनएमयू वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हमारे एग्जाम में बहुत डिटेल पूछ देता है, तो आपका टेंशन अब हम भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पीसीएस लेवल का तो आपको तैयारी दे ही देंगे करा के, ठीक है। तो उतना अगर कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आप कोई भी बीपीएससी का भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपसे एक भी नहीं रुकेगा, आप बना लीजिएगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा तब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वो सब बात की बात है, पहले आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो इस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।